बच्चों, कोशिका की संरचना में हम लोगों ने अध्ययन किया कि सबसे वह आवरण जो होता है वह प्लाज्मा झिल्ली। यदि वनस्पति कोशिका है तो उसके चारों ओर जो है कोशिका भित्ति, और प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका कला के भीतर जीव द्रव्य और जीव द्रव्य का केंद्रक और कोशिका द्रव्य में विभाजन किया गया। कोशिका द्रव्य में अनेक अपने अपने कार्य के लिए अलग से विशेषीकृत अंगक पाए जाते हैं, जिनको कोशिकांग के रूप में परिभाषित किया गया। उसमें एक अंगक है अंतःप्रदव्ययी जालिका। अंतःप्रदव्ययी जालिका इस कोशिका के अंतर्गत आप लोग देख रहे होंगे कि केंद्रक से और इस कोशिका कला तक एक अनियमित आकृति की संरचनाएं फैली हुई हैं, जिनको कहा जाता है अंतःप्रदव्ययी जालिका। यदि अंतःप्रदव्ययी जालिका का अंग्रेजी शब्द देखें तो यह है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे ER भी कहते हैं। ER भी लिखा मिलेगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह कोशिका द्रव्य के अंदर केंद्रक से लेकर के और जीव कला तक एक अंतःकंकाल के रूप में फैली हुई नलिकाएं होती हैं, और इन नलिकाओं को एक तरफ केंद्रक और दूसरी तरफ जीव कला से जोड़ते हुए दोनों के बीच श्रावण या पदार्थों के आवागमन का कार्य करती हैं। इसका नाम सबसे पहले पोर्टर ने दिया था। इसका नाम किसने दिया? पोर्टर ने इसकी खोज की, अंतःप्रदव्ययी जालिका। और अध्ययन में ये पाया गया कि यह अंतःप्रदव्ययी जालिका मुख्य रूप से दो तरह की होती है। संरचना के आधार पर, अपनी विशेषता के आधार पर ये अंतःप्रदव्ययी जो जालिका है यह दो तरह की होती है। एक तो ये जालिका आप देख रहे हैं, ये स्मूथ अंतःप्रदव्ययी जालिका कही जाती है। स्मूथ वे जालिकाएं हैं, या इसको आप कहेंगे चिकनी अंतःप्रदव्ययी जालिका। चिकनी अंतःप्रदव्ययी जालिका। चिकनी अंतःप्रदव्ययी जालिका। या इसका अंग्रेजी नाम है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको SER भी लिखा मिलेगा। SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन जालिकाओं के ऊपर किसी प्रकार के कण नहीं पाए जाते। इस तरह की इसकी बाहरी संरचना जो होती है वह स्मूथ होती है। वेसिकल्स भी होते हैं तो स्मूथ होते हैं, तो इसका नाम रखा गया चिकनी अंतःप्रदव्ययी जालिका। दूसरे तरह की जो जालिका है वह है रुक्ष अंतःप्रदव्ययी जालिका। दूसरा है रुक्ष अंतःप्रदव्ययी जालिका।
इसको कहते हैं रफ अंतःप्रदव्य जालिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहां से देखिए RERV से कहते हैं, ऐसा भी लिखा मिलेगा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनकी संरचना क्या है? अगर ये आपकी अंतःप्रदव्य जालिका है तो इस अंतःप्रदव्य जालिका के ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। ये कण जो हैं राइबोसोम्स के कण हैं, राइबोसोम्स के कण हैं। आगे एक कोशिकांग के रूप में राइबोसोम्स भी पढ़ा जाएगा। तो इस तरह से अंतःप्रदव्य जालिका दो तरह की हो गई, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका, और दूसरी हो गई रुक्ष अंतःप्रदव्य जालिका। इनका शरीर में आवश्यकता क्या है? कोशिका के अंदर ये क्या कार्य करती है? तो मूल रूप से ये अंतःप्रदव्य जालिका जो होती हैं वह कोशिका को एक टर्मिट पैदा करती हैं, इसको फैलाए रखती है, इसलिए इसको कोशिका का अंतःकंकाल भी कहा जाता है। और कोशिका विभाजन के समय ये प्लेट का निर्माण करती है, इसके अंदर वसा और प्रोटीन के कण पाए जाते हैं और यह आवागमन में सहायता करती हैं, यानी केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच में यह एक पदार्थों के स्थानांतरण के लिए समन्वय स्थापित करती हैं। इसके साथ साथ ये कणिकाएं जो हैं अंतःप्रदव्य जालिका की टूट करके और गाल्गी काय से मिलकर प्लेट का निर्माण करती है। तो इस तरह से ये अंतःप्रदव्य जालिका जो है आपकी कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके बाद दूसरे कोशिकांग को हम लोग देखें। दूसरा कोशिकांग हम ले रहे हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस चित्र में, इस तरह की संरचना है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यह माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको सबसे पहले बेंडा ने कोशिका के अंदर यह छड़ की तरह की आकृति देखा और इसका नाम उन्होंने रखा माइटोकॉन्ड्रिया। यह भी अंतःप्रदव्य जालिका की तरह से वनस्पति और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है और इसकी संख्या बहुत ज्यादा होती है कोशिकाओं के अंदर। और इसकी अगर संरचना देखा जाए तो एक माइटोकॉन्ड्रिया का अगर फिगर देखा जाए, इस तरह की संरचना है। दोहरी इकाई झिल्ली की अब बनी हुई संरचना होती है, जिसका यह बाह्य आवरण जो होता है बाहरी भित्ति इस तरह की संरचना में होती है, जबकि अंतः भित्ति जो है बलईकार उभार के रूप में पाया जाता है। और यह जो उभरा हुआ क्षेत्र है, इस क्षेत्र के कारण जो है माइटोकॉन्ड्रिया की अवशोषण की सतह बढ़ जाती है। यानी ये हो गया बाहर का बाह्य आवरण, ये हो गया बाह्य आवरण और ये हो गया अंतः आवरण। अब आप देख रहे हैं इसका अंतः आवरण जो है यह अंगुलियों के तरह से उभार में बढ़ा हुआ। अगर ये स्पेस
यहीं आ जाता, केवल इतना ही इसकी सतह होती। लेकिन अब देखिए ये उभर गया है तो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ, काफी हो गया। और इस क्षेत्रफल बढ़ने से इसकी अंतः सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और इस उभार को कहा जाता है क्रिस्टी। इसको बोलते हैं क्रिस्टी। यह अवशोषण की सतह है और इसके ऊपर छोटे छोटे घुंडी नुमा संरचना पाई जाती है। इस घुंडी नुमा संरचना को कहते हैं ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम घुंडी नुमा संरचना को कहते हैं ऑक्सीसोम। और इसमें एक तरह का तरल पदार्थ भरा होता है, उस तरल पदार्थ को कहेंगे मैट्रिक्स। उस तरल पदार्थ को क्या कहेंगे, मैट्रिक्स। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना हुई। इसमें दोहरी इकाई झिल्ली का यह आवरण हो गया। आवरण का अंतर सतह जो है उभार के रूप में है, जिसे क्रिस्टी कहा गया। क्रिस्टी के ऊपर छोटे छोटे घुंडी नुमा संरचनाएं होती है जिन्हें ऑक्सीसोम कहा गया। इसके अंदर तरल पदार्थ जो होता है उसे मैट्रिक्स कहा गया। अब कोशिका के अंदर देखा जाए कि यह इतना महत्वपूर्ण कोशिकांग है कि हमारे कोशिका को कार्यात्मक इकाई का जो स्थान मिला वह इसी विशेष कोशिकांग के कारण मिला, क्योंकि हमें जो कार्य करने की क्षमता होती है वह ऊर्जा के कारण होती है। और ऊर्जा प्राप्ति का या ऊर्जा घर इस कोशिकांग को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह इस कोशिका रूपी कारखाने का क्या है, पावर हाउस है, ऊर्जा घर है। आइए देखें कैसे यह ऊर्जा घर है। हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं या जीवधारी के दोनों ऑर्गेनिक जंतु और वनस्पति जो भी भोजन ग्रहण करते हैं या भोजन बनाते हैं, वह भोजन प्रत्येक कोशिका तक परिवहन के माध्यम से पहुंचता है, परिसंचरण के माध्यम से पहुंचता है। और वह कोशिका में विलीन होने की ही क्रिया को कहा जाता है स्वांगीकरण। अब यह स्वांगीकृत भोजन जो होता है वह चला आता है मैट्रिक्स के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स के अंदर आ गया। अनेक माइटोकॉन्ड्रिया इस कोशिका के अंदर हैं और यह मैट्रिक्स जो है वह भोज्य पदार्थ के अयव को अपने अंदर संग्रहित रखती है। और जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो सांस लेने से जो हमारी ऑक्सीजन होती है O2, वह भी हमारे रक्त के साथ मिल करके और इस श्वसन स्थल माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के जो एक क्रिस्टी होते हैं, इन क्रिस्टी के ऊपर जो ऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं उस ऑक्सीजन को लेकर अवशोषित कर लेते हैं। और अब मिल गया ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ जो विसरणी अवस्था में है या बिल्कुल सरल अवस्था में है, जिसको हम कहेंगे ग्लूकोज। अगर आपको देखा जाए कि यह कैसे यहाँ क्रिया होती है तो मैं यहाँ बगल में रिएक्शन दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि अब यह क्रिस्टी के अंदर आ गया ऑक्सीजन और मैट्रिक्स के अंदर आ गया ग्लूकोज C6H12O6। ये है आपका ग्लूकोज। और क्रिस्टी के अंदर अवशोषित ऑक्सीजन करने की जो क्षमता बताया गया वहां से ऑक्सीजन ले रहा है 6O2। कोशिका के अंदर ये श्वसन की क्रिया हो रही है। कोशिकी श्वसन कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया इसको कहते हैं कोशिकी श्वसन।
कोशिकीय श्वसन। अब यह जटिल बड़ा अणु जो है वह ऑक्सीकृत होता है और ऑक्सीकृत होकर के बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। समीकरण को संतुलित करें तो 6CO2 + 6H2O + ऊर्जा। यह ऊर्जा जो है वह माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में ये निकली हुई ऊर्जा संचित रहती है। किस रूप में संचित रहती है, प्रश्न पूछा जाता है कि एक ग्लूकोज से निकलने वाली ऊर्जा जो है लगभग कितनी होती है। तो यह लगभग 676 किलो कैलोरी के बराबर होती है, या इसे कहते हैं 38 ATP। यानी एक ग्लूकोज के विखंडन से हमें जो है 38 ATP मिलते हैं लगभग, या 676 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। उसी से हमारी जीवन की क्रियाएं संपादित होती हैं, या एनी वर्क हमें करना है तो हम करते हैं। अब यह ATP शब्द जो मिला है, एक नंबर में हाई स्कूल का अक्सर पूछ दिया जाता है कि ATP का पूरा नाम बताइए। यह ATP जो है, ATP आप सभी को याद होना चाहिए, यह ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संचित रहता है। इसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ए से एडिनोसिन, टी से ट्राई और ये पी से फॉस्फेट। यह एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वह परिपूर्ण ऊर्जा के रूप में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहता है। अब मुझे कार्य की आवश्यकता होती है, जीवधारी को कार्य करने की जो जरूरत होती है, तो यह ATP परिवर्तित हो जाता है ADP में। ATP किस में परिवर्तित हो गया? ADP में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसका क्या नाम है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब यह एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो है, यहाँ था ट्राइफॉस्फेट, यहाँ क्या है? डाइफॉस्फेट। तो यह जो ऊर्जा निकलती है इसी को हम कहते हैं परिमुक्त ऊर्जा। यह लिबरेटेड एनर्जी जो होती है, इसी से जीवधारियों में कार्य करने की क्षमता होती है। और जब पुनः मुझे पोषण मिलता है तो पोषण से पुनः ऊर्जा संचित होगी, तो यह ऊर्जा ADP लेकर के पुनः परिवर्तित हो जाता है ATP में। अस्तु स्पष्ट ये हुआ कि हमारे जीवन में सदैव यह उपचय और अपचय की क्रियाएं होती रहती है। यानी श्वसन से हमें ऊर्जा निकल रही है और पोषण से पुनः यह ADP ऊर्जा लेकर के ATP में परिवर्तित हो जा रहा है। यानी यह क्रिया निरंतर जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका रूपी कारखाने का ऊर्जा घर, पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? ऊर्जा घर, पावर हाउस। अब यहां प्रश्न ये उठ रहा है कि अगर हमें पोषण की क्रिया न हो या विलंब हो, भोजन आप न ग्रहण कर पावे, तो आपको थकान तो होती ही है। लेकिन यह ADP जो है यह पुनः विखंडित होता है, ADP भी विखंडित होता है, ADP यह कन्वर्ट होता है
एम पी, इसको कहेंगे एडिनोसिन मोनोफास्फेट, एडिनोसिन मोनोफास्फेट। अब देखिए ट्राईफास्फेट कन्वर्ट हुआ डाईफास्फेट में और डाईफास्फेट कन्वर्ट हुआ मोनोफास्फेट। यह स्थिति है हमारे इस ऊर्जा घर से, माइटोकॉन्ड्रिया से, पावर हाउस से निकलने वाली ऊर्जा जो हमें सदैव भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण के द्वारा प्राप्त हो रही है। और इस अंग की हमारे शरीर में, जीवधारियों के शरीर में, जंतु हों या पौधों में ऊर्जा का जो है निष्कासन इसी कोशिकाओं के अंदर हो रहा है, जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस तरह से भी प्रश्न आते हैं कि सिद्ध करिए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह कोशिका का बिजली घर है, पावर हाउस है। तो आप बड़ा स्पष्ट बता सकते हैं कि हमारे के द्वारा लिए गए भोज्य पदार्थ जो है वह पाचन क्रिया के बाद अवशोषित होते हैं, स्वांगीकृत होते हैं और प्रत्येक कोशिका तक चले जाते हैं और वह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया उपकरण के अंदर मैट्रिक्स में विनियोजित हो जाते हैं। और जो हम सांस लेते हैं वह ऑक्सीजन जो है हमारे परिवहन तंत्र के रक्त के माध्यम से मिलकर के हीमोग्लोबिन की सहायता से माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है और भोज्य पदार्थ और ऑक्सीजन से वहीं ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और उससे एटीपी का निर्माण होता है। यह एटीपी सदैव एडीपी में परिवर्तित होता रहता है और इस तरह से हमारे जीवन की जैविक क्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहती हैं। तीसरा कोशिकांग देखा जाए, तीसरा कोशिकांग है गाल्जी काय। गाल्जी काय, गाल्जी काय, गाल्जी बॉडी, गाल्जी बॉडी, गाल्जी काय। यह दोनों ही तरह की कोशिकाओं में, जंतु कोशिका में भी और वनस्पति कोशिका में, दोनों में संरचना पाई जाती है। और यह संरचना कोशिका में पाए जाने वाले अंतःप्रद्रव्यी जालिका की समीपवर्ती बिल्कुल एक प्लेट की तरह से इस तरह की संरचना पाई जाती है। और इस संरचना में ऐसे छोटे छोटे वेसिकल्स कण भी होते हैं जिनको कैमिलियो गाल्जी नाम लिया जा सकता है। कैमिलियो गाल्जी ने कोशिका के अंतर्गत, कोशिका के अंतर्गत, कैमिलियो गाल्जी ने कोशिका में इन विशिष्ट संरचनाओं को देखा जो जंतुओं में तो प्रायः है, लेकिन वनस्पतियों में अधिकांश होती है, ज्यादा संख्या में होती है। और कैमिलियो गाल्जी ने इन विशिष्ट संरचनाओं का अपने नाम के आधार पर ही इसका नाम रख दिया गाल्जी का। ये गाल्जी और काय माने शरीर, यानी कैमिलियो गाल्जी जो है इस नई विशिष्ट संरचनाओं का नाम जो कोशिका द्रव्य में पाई जाती थी, प्लेट नुमा संरचनाएं थी, इसमें नलिकाएं थी। ये छोटी छोटी संरचनाएं नलिकाएं हैं।
ये पतली सिस्टर्नी है, वेसल्स हैं, और इन्हीं संरचनाओं का नाम रखा गाल्जी का। ये दोनों तरह की कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिका में भी और वनस्पति कोशिका में भी। और ये जो है कैमिलियो गाल्जी ने इनके संरचना और कार्य के बारे में बताया कि ये खाली होती हैं। जैसे आपके शरीर में ये एक तरह की ऐसी पुटिकाएं हैं जो खाली हैं। तो कोशिका के अंदर जो पदार्थ आवश्यक होते हैं और उन आवश्यक पदार्थों को ये अपने अंदर संचय कर लेती हैं, और जब कोशिका को जरूरत होती है तो उसे स्रावित भी करती हैं। तो इस तरह से ऐसे ये कोशिकांग हैं जो कोशिका में पदार्थों के श्रावण और संचयन का काम करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके कार्य के विषय में यह देखा कि यह पुटिकाएं जो हैं वो अंतर्प्रद्रव्यी जालिका से मिल करके कोशिका के जब विभाजन होते हैं तो उस समय पट्ट का भी निर्माण करते हैं। और भी इसका एक विशिष्ट कार्य है जो जंतुओं में है, इसके जो स्पर्म होते हैं जंतुओं के, नर युग्मक होते हैं, उनके शीर्ष का निर्माण जो है यह कैमिलियो गाल्जी के द्वारा खोजी गई विशिष्ट संरचना गाल्जी काय पूरा करती है। तो इस तरह से यह छोटा कोशिकांग जो है और महत्वपूर्ण कोशिकांग, तो आज हम लोग कोशिकांगों के अध्ययन में 3 कोशिकांगों का अध्ययन कर सके, अंतःप्रद्रव्यी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्जी काय। अब हम लोग अगले दिन अध्ययन करेंगे प्लास्टिड या लवक। तो बच्चों, जो पढ़ाया गया उसे आप ध्यान से देखें, सुने, पढ़ें, समझने की कोशिश करें, और अगर कोई कठिनाई हो, कोई असुविधा हो तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछें, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो का लिंक आपको मिलने में सुविधा होगी। धन्यवाद।